नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के राष्ट्रवाद का सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इससे आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीतिक को निर्धारित करने वाली नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख ने किया, जा और प्रत्येकवादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूप, प्रना और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था को उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। विस्ली और नेपल्स के प्रदेश बुरबाम वंश के सम्राट फर्डिनैंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप और सौंप दिया गया उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। लोम्बर्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया की प्रभुता कायम हुई। परमा मोडर्ना और टस्कनी के परंतु हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। जेनवा और सर्डेनिया पीडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों को संघ कायम रखा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप में ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया था। हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बा राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। अपने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। अपनी प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 18 से 48 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 18 से 30 की क्रांति के रूप में सामने आया। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश में प्रत्येकवादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई प्रतिरोध उत्पन्न किए, जिसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिगनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलिगनिक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उस कदम को उदारवासियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। उन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। उसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में पूर्वा वंश के सामान का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बा वंश के स्थान पर आलेरियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव इसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। जय हिंद दोस्तों।